नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनते हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक बेहद ही हृदय विदारक कहानी, सजा। दम्मी और छदामी कोरी दोनों भाई भोर होते ही जब हसिया गड़ासा हाथ में पकड़े काम पर निकले, तब उन दोनों की घरवालियों में खूब जोर का झगड़ा शुरू हो गया था। आसपास के लोग स्वभावतः अनेक प्रकार की खटपट और शोर की भांति इस घर के झगड़े और उससे पैदा हुए कोलाहल के आदी बन गए थे। जोर की चीख पुकार और औरतों की गाली गलौज कान में पड़ते ही लोग आपस में कहने लगते, लो हो गई शुरू। यानी जैसी की आशा थी, आज भी उस कुदरती सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ा। भोर होते ही पूरब में सूर्य के उदय होने पर जैसे कोई उसका कारण पूछने की धृष्टता नहीं करता, ठीक वैसे ही कोरियों के इस घर में जब दोनों गृहिणियों में झगड़ा और गाली गलौज शुरू हो जाती, तो फिर उसका कारण जानने के लिए आसपास के किसी भी व्यक्ति को किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि यह कलह या रोज रोज का झगड़ा आसपास के लोगों की अपेक्षा दोनों भाइयों को बहुत परेशान करता था। इस पर भी वे इसे विशेष परेशानियों में नहीं गिनते थे। उनके मानसिक भाव ऐसे थे मानो दोनों विश्व यात्रा का लंबा सफर किसी इक्के में बैठकर काट रहे हैं और उसके बिना कमानी के पहियों के निरंतर घड़-घड़ शब्द को उन्होंने जीवन यात्रा के विधि विहित सिद्धांतों में ही मिला लिया है। अपितु घर में जिस दिन कोई शोरगुल नहीं होता, चारों ओर नीरवता ही छाई रहती। उस दिन किस प्रकार की मुसीबत आ जाए, इस बात का कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। हमारी कहानी का कथानक जिस दिन से आरंभ होता है, उस दिन संध्या को दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके थके मांदे जब घर लौटे, तो देखा कि घर में सन्नाटे का साम्राज्य है। बाहर काफी गर्मी है। दोपहरिया भर खूब जोर की वर्षा हुई और अब भी मेघ गरज रहे हैं। हवा का चिन्ह तक भी नहीं। वर्षा से घर के चारों ओर का जंगल और घास आदि बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। वहां से पानी में डूबे हुए पटसन के खेत में से दुर्गंध सी निकल रही है और उसने चारों ओर मानो एक चारदीवारी सी खड़ी कर दी है। गुहाल के पास वाली छोटी सी तलैया में मेंढक टर्रा रहे हैं और संध्या का निस्तब्ध गगन मानो झींगरों की ध्वनि से बिल्कुल पूर्ण सा हो गया है। समीप में बरसाती नदी पद्मा नए नए बादलों से घिरकर और भयानक रूप धारण करके आजादी का रसास्वादन कर रही है। अधिकांश खेती को डुबोकर बस्ती की ओर मुंह बनाए बढ़ रही है। यहाँ तक कि उसने आसपास के 2-4 आम कटहल के वृक्षों को उखाड़कर धरा पर लिटा दिया है और उनकी जड़ें उसके पानी में से झलक रही हैं, मानो वे अपनी उंगलियों को गगन में फैलाकर किसी अंतिम अवलंब को पकड़ने का प्रयत्न कर रही हों। दम्मी और छदामी उस दिन गांव के जमींदार के यहाँ गार में गए थे। उस पार की रेती पर धान पक गए हैं। वर्षा के पूर्व ही धान काट लेने के लिए देश के निर्धन किसान और मजदूर सब अपने अपने खेतों के काम पर पटसन काटने में लग गए हैं। केवल इन दोनों कोरियों को जमींदार के कारिंदे जबरदस्ती बेगारी में पकड़कर ले गए थे। जमींदार की कचहरी के छप्परों में से पानी टपक रहा था। उसकी मरम्मत के लिए कुछ और टट्टियां बनाने के लिए वे दोनों सारा दिन परिश्रम करते रहे थे। 2 टूक और पेट में डालने तक का मौका नहीं मिला। कचहरी की ओर से थोड़े से चने खाने को मिल गए थे। इसके अलावा हक की मजूरी मिलनी तो दूर की बात, वहां उन्हें गालियां और फटकार ही मिली, जो उनकी मजूरी से कहीं अधिक ज्यादा थी।
कीच गारे में से किसी प्रकार निकल और पानी में होकर बड़ी मुश्किल से दोनों भाई संध्या समय घर पहुंचे। देखा तो छोटी बहू चंदा छाती पर आंचल बिछाए चुपचाप औंधी पड़ी है। सावन की बदली की तरह उसने भी दिन भर आंसू बहाकर आंखों को हल्का कर लिया है और अब शांत होकर हृदय को खूब गर्म कर रखा है। और बड़ी बहू अपना मुंह फैलाए द्वार पर बैठी थी। उसका 1.5 साल का बच्चा बिलख रहा था। दोनों भाइयों ने जब घर में पैर रखा तो देखा कि बच्चा नंगा धड़ंगा चौक में एक और औंधा पड़ा सो रहा है। भूख से व्याकुल दम्मी ने घुसते ही कहा, उठ, खाने को परोस। बड़ी बहू राधा एक साथ जोर से बोल उठी, मानो कागज के ढेर में कोई चिंगारी पड़ गई हो। बोली, खाने को है क्या जो परोस दूं? चावल तू दे गया था, मैं क्या खुद जाकर कमा लाती? सारे दिन की थकान और डांट फटकार सहने के बाद निराहार निरानंद अंधेरे में जलती हुई जठराग्नि पर घरवाली के रूखे शब्द, विशेषकर आखिरी वाक्य का छिपा हुआ व्यंग्योक्ति दम्मी को सहसा न जाने कैसे सहन न हुआ। क्रोधित सिंह की तरह वह चिल्लाकर बोला, क्या कहा? इतना कहकर उसी क्षण हंसिया उठाकर घरवाली के सिर पर दे मारा। राधा अपनी देवरानी के पास जाकर गिर पड़ी और वहीं पर दम तोड़ दिया। चंदा के वस्त्र खून से लथपथ हो गए। वो हाय अम्मा क्या हो गया कहकर क्रंदन कर उठी। छदामी ने आगे बढ़कर उसका मुंह दाब लिया। दम्मी हंसिया फेंक कर गाल पर हाथ रखे भौचक्के की तरह पृथ्वी पर बैठ गया। बेटा जग गया और भय के मारे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बाहर का वातावरण तब तक पूर्ण रूप से शांत था। अहीरों के बालक गाय भैंस चराकर गांव को लौट रहे थे। उस पार की रेती पर जो लोग धान काटने गए थे वे 5-5, 7-7 की टोली में एक छोटी सी नाव पर बैठकर इस पार आकर अपनी मेहनत में 2-4 पूला धान का सिर पर लादे अपने अपने घर में जा पहुंचे थे। गांव के रामलोचन चाचा डाकखाने में पत्र डालकर घर लौट आए थे और सब कामों से निपट कर चुपचाप बैठे तंबाकू का मजा ले रहे थे। एकाएक उन्हें याद आया कि उनके किसान दम्मी पर लगान के कुछ रुपए बाकी हैं। आज के दिन वह देने का वायदा कर गया था। यह सोचकर कि अब वह काम से लौट आया होगा, रामलोचन कंधे पर दुपट्टा डालकर और हाथ में छतरी लेकर उसके घर की ओर चल दिए। दम्मी और छदामी के घर में घुसते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखा तो घर में दिया तक नहीं जल रहा था। आंगन अंधेरे से भरा हुआ था और उस अंधेरे में 2-4 काली छाया सी अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। रह रहकर बरामदे में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी और कोई उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा था। रामलोचन ने तनिक शर्माते हुए पूछा, दम्मी है क्या? दम्मी अब तक पाषाण प्रतिमा के समान चुपचाप बैठा था। अपना नाम सुनते ही वह सिसक सिसक कर अबोध बालक की तरह रोने लगा। छदामी झटपट बरामदे में से उतरकर रामलोचन चाचा के पास आंगन में आ खड़ा हुआ। रामलोचन ने पूछा, औरतें कलह करके मुंह फुलाए पड़ी होंगी, इसी से अंधेरा है? क्यों, आज तो दिन भर चिल्लाती ही रही हैं। छदामी अभी तक क्या करना चाहिए इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था। अनेक प्रकार की असंभव कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में चक्कर काट रही थीं। अभी तक वह इसी निश्चय पर पहुंचा था कि कुछ रात बीतने पर राधा की लाश को कहीं गायब कर देगा। इसी बीच में चौधरी चाचा आन टपके, जिसकी उसे स्वप्न में भी आशा न थी। तुरंत ही उसे कोई जवाब न सूझा। कह बैठा, हाँ, आज बहुत झगड़ा हो गया। चौधरी रामलोचन बरामदे की ओर बढ़ते हुए बोले, इसके लिए दम्मी क्यों आंसू बहा रहा है? छदामी ने देखा कि अब बचने की कोई आशा नहीं है तो कह उठा, लड़ते लड़ते छोटी बहू के माथे पर हंसियां मार दिया है।
इंसान आई हुई मुसीबत को भी बड़ा समझता है। उसके अलावा और भी कोई मुसीबत आ सकती है, यह बात शीघ्र ही उसके दिमाग में नहीं घुस पाती। छदामी उस समय इसी सोच में पड़ा हुआ था कि इस भयानक अपराध कृत के पंजे से कैसे छुटकारा मिले। लेकिन झूठ उससे भी बढ़कर मुसीबत खड़ी कर सकता है, इस बात का उसे तनिक भी ध्यान न था। रामलोचन के पूछते ही तुरंत ही उसके दिमाग में जो उत्तर सूझा वही उसने कह डाला। रामलोचन ने चौंक कर पूछा, क्या कहा? मरी तो नहीं? छदामी ने उत्तर दिया, मर गई। इतना कहकर उनके पांवों पर गिर पड़ा। चौधरी महाशय बड़े असमंजस में फंस गए। सोचा कि भगवान ने न जाने संध्या समय कौन सी मुसीबत में फंसा दिया। कचहरी में गवाही देते देते प्राण खुश्क हो जाएंगे। छदामी ने किसी प्रकार भी उनके चरणों को नहीं छोड़ा। बोला, चौधरी चाचा, अब मैं बहू के बचाने के लिए क्या करूं? अभियोग के विषय में परामर्श देने में चौधरी रामलोचन गांव भर के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तनिक विचार कर कहा, देख, एक काम कर, तू अभी दौड़ जा थाने में। कहना कि मेरे बड़े भाई दम्मी ने शाम पीछे घर आकर खाने को मांगा था। खाना तैयार नहीं था, सो उसने अपनी बहू के माथे पर हंसिया मार दिया है। मैं ठीक बता रहा हूं, ऐसा करने से तेरी बहू बच जाएगी। छदामी का कंठ सूखने लगा। उठकर बोला, चौधरी चाचा, बहू तो और मिल जाएगी, लेकिन भाई को फांसी हो जाने पर फिर भाई नहीं मिल सकेगा। जब उसने अपनी घरवाली के माथे पर दोष मढ़ा था, तब उसने यह बातें नहीं सोची थी। भय के कारण एक बात मुंह से निकल गई थी। अब आशंकित विचारों से उसका मन अपने लिए युक्तियां एकत्रित करने लगा। चौधरी ने भी उसकी बात को युक्ति संगत माना। बोले, तब फिर जैसा हुआ है वैसा ही कहना। सब ओर से बचाव होना तो बहुत कठिन है छदामी। इतना कहकर रामलोचन वहां से चल दिए और देखते देखते सारे गांव में इस बात की चर्चा हो गई कि कोरियों के घर की छोटी बहू ने गुस्से में बड़ी बहू को हंसिया दे मारा है। बांध टूटने पर जैसे ही बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार कोरियों के घर पुलिस आ धमकी। अपराधी और निरपराधी उन्हें देखकर घबरा उठे। छदामी ने निर्णय किया कि जिस राह को उसने अपनाया है उसी पर चलना ठीक होगा, क्योंकि उसने चौधरी चाचा के सामने जो बात कह डाली है उसे गांव का बच्चा बच्चा जान गया है। अब यदि और कोई बात कही जाए तो न जाने उसका क्या नतीजा निकले। उसकी बुद्धि मारी गई। उसने अपनी बहू चंदा से अनुरोध किया कि वह इस बात को अपने ऊपर ले ले। सुनते ही उस पर मानो ज्वालामुखी का पहाड़ फट पड़ा। दम्मी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अरे पगली, ऐसा करने में किसी बात का डर नहीं है, हम लोग तुझे जरूर बचा लेंगे। चंदा को धीरज बंधा तो सही, पर उसका गला सूख गया और चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चंदा की आयु 17-18 वर्ष के लगभग होगी। चेहरा भरा हुआ और गोल मटोल बदन, मझोला और गठा हुआ अंग प्रत्यंग, सौष्ठव से परिपूर्ण, चाल अति सुंदर। आसपास के लोगों के घर जाकर गपशप करना उसकी दिनचर्या थी और बगल में पानी की गागर लिए पनघट जाते समय वह 2 उंगलियों से अवगुंठन में तनिक सा छिद्र करके चमकीली चंचल काली आंखों से जो कुछ देखने लायक वस्तु होती है उसे देख लिया करती। बड़ी बहू ठीक उससे उल्टी थी, आलसिन, फूहड़ और बेशऊर। सिर का कपड़ा, गोद का बच्चा, घर का काम कुछ भी उससे ना संभलता था। हाथ में ना तो कोई खास कामकाज होता और ना फुर्सत। छोटी बहू उससे अधिक कुछ कहती सुनती न थी। हाँ, मीठे स्वर में ही 1-2 पैने दांत गड़ा देती और हाय हाय ही करके क्रोध में बकती झकती रहती और इस प्रकार मोहल्ले भर की नाक में दम करती रहती। पर इन 2 गृहस्थिनों में भी स्वभाव की आश्चर्यजनक एकता थी। तम्मी देह में कुछ लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, चौड़ी हड्डियां,
भद्दी नासिका, दुनिया से अनभिज्ञ आंखें, ऐसा भोला भाला किंतु उससे भयानक रूप वाला कोई बिरला ही होगा। और छदामी ऐसा लगता था जैसे किसी काले पत्थर को बड़ी मेहनत से कोंद कर कोई प्रतिमा तैयार की गई हो। तनिक भी कहीं बाहुल्य एवं समानता नहीं, उसका प्रत्येक अंग स्थूल एवं शक्ति से परिपूर्ण था। चाहे तो ऊंची चट्टान से नीचे कूद पड़े, चाहे किसी पेड़ की टहनियों को एकदम तोड़ कर रख दे, हर एक कार्य में उसके चातुर्य की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। वह बड़े बड़े काले बालों को तेल में डुबोकर बड़े जतन से कंधे तक लटकाए रहता था। इससे स्पष्ट था कि वह अपनी देह की सजावट में विशेष ध्यान रखता है। अन्य ग्रामवासियों के सौंदर्य की ओर से वास्तव में वह उदासीन न था, फिर भी वह अपनी घरवाली को बहुत चाहता था। दोनों में झगड़ा भी होता और मेलजोल भी, कोई किसी को हरा नहीं पाता था। दोनों ही अनेक दावों को खेलते हुए जीवन की डगर में आगे बढ़े जा रहे थे। इस दुर्घटना के कई दिन पहले से दंपत्ति में बहुत अधिक तनातनी चल रही थी। बात यह थी कि चंदा ने देखा कि उसका घरवाला छदामी काम के बहाने कभी कभी दूर चला जाता, यहाँ तक कि 2-1 दिन बाहर बिताकर घर लौटता और कुछ कमा धमा कर लाता नहीं। उसके बुरे लक्षणों के कारण चंदा उस पर कड़ी नजर रखने लगी और ज्यादती भी करने लगी। उसने भी पनघट पर चक्कर काटने शुरू कर दिए और मोहल्ले भर में अच्छी तरह घूम फिरकर घर आकर काशी प्रसाद के मंझले बेटे की बहुत प्रशंसा करने लगी। इससे परिणाम यह निकला कि छदामी के दिन और रातों में मानो किसी ने विष घोल दिया। काम धंधों में उसे पल भर के लिए चैन नहीं पड़ता। इसके लिए उसने एक बार भाभी को खूब डांटा फटकारा। जवाब में भाभी ने खूब हाथ हिलाकर झमक झमक कर उसके स्वर्गीय बाप को संबोधन करके कहना शुरू कर दिया, वह औरत आंधी के आगे आगे भागती है, उसे मैं संभालूं? मैं तो सब कुछ समझती हूँ, किसी दिन खानदान की आबरू मिट्टी में मिला देगी। बगल के कोठे में चंदा बैठी थी। उसने बाहर आकर धीमे स्वर में कहा, दीदी तुम्हें इतना डर क्यों है? बस फिर क्या था, दोनों में महाभारत छिड़ गई। छदामी ने गुर्रा कर कहा, देख अब की अगर सुना कि तू अकेली पनघट पर गई है तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। चंदा ने भबक कर कहा, तब तो मेरा कलेजा ही ठंडा हो जाएगा। और कहती हुई वह बाहर जाने को तैयार हो गई। छदामी ने उसकी चुटिया घसीट कर उसे कोठे के भीतर ढकेल दिया और बाहर से दरवाजे में ताला डाल दिया। संध्या समय जब छदामी घर लौटा तो देखा कि कोठा खुला पड़ा है, उसमें कोई भी नहीं है। चंदा 3 गांव लांग कर सीधी अपनी नानी के घर पहुंच गई है। छदामी बड़ी मुश्किल से घरवाली को मनाकर वहां से घर वापस ले आया और अब की बार उसने हार मान ली और फिर उसने किसी प्रकार की उससे जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसका मन अशांत रहने लगा। घरवाली के प्रति शंका के भाव उसके हृदय में शूल बनकर गड़ने लगे और जब कभी वह उसकी तीव्र पीड़ा से अधिक बेचैन हो जाता तो उसकी इच्छा होती कि काश यह मर जाए तो पिंड छूटे। इंसान से इंसान को जितनी ईर्ष्या या जलन होती है उतनी संभवतः यमराज को भी नहीं। इसी बीच घर में यह दुर्घटना घट गई। चंदा से जब उसके घर वाले ने हत्या का दोष ले लेने के लिए कहा तो वह भौचक्की होकर देखती रह गई। उसकी कजरारी आंखें अग्नि के समान छदामी को जलाने लगी। उसका सारा शरीर और मन संकुचित होकर इस राक्षस के पंजे से निकलकर भागने का प्रयत्न करने लगा। उसकी अंतरात्मा विमुख होकर अपने ही घरवाले के प्रति विद्रोह कर बैठी। छदामी ने बहुतेरा उसको ढाढ़स बंधाया कि तेरे डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद उसने थाने में और अदालत में जज के सामने उसे क्या कहना होगा बार बार सिखा पढ़ाकर सब ठीक ठाक कर लिया। लेकिन चंदा ने लंबा चौड़ा
उसका व्याख्यान बिल्कुल भी नहीं सुना। वह पाषाण प्रतिमा के समान वहां चुपचाप बैठी रही। सभी कामों में दम्मी छदामी के भरोसे रहता है। छदामी ने जब चंदा पर सारा दोष करने की बात कही तो दम्मी ने पूछा, फिर बहू का क्या होगा? छदामी ने कहा, उसे मैं बचा लूंगा। भाई की बात सुनकर हाँ हाँ कर दम्मी निश्चिंत हो गया। छदामी ने चंदा को सिखा दिया था कि तू कहना, दीदी मुझे हंसिया लेकर मारने आई थी, सो मैं भी हंसिया लेकर उसे रोकने लगी। अचानक वह उसके लग गया। ये सब बातें चौधरी रामलोचन की बनाई हुई थी। इनके अनुकूल जिन जिन बातों और सबूतों की आवश्यकता थी, वह सब बातें भी उन्होंने विस्तार से छदामी को समझा दी थी। पुलिस ने आकर जोरों से तहकीकात करनी शुरू की। लगभग सभी आसपास के लोगों के मन में यह बात घर कर गई थी कि चंदा ने ही जेठानी की हत्या की है। सभी गांव वालों के बयानों से ऐसा ही सिद्ध हुआ। पुलिस की ओर से चंदा से जब पूछा गया तो उसने कहा, हाँ मैंने ही खून किया। क्यों खून किया? मुझसे वह डाह रखती थी। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। वह तुम्हें पहले मारने आई थी? नहीं। तुम पर किसी किस्म का अत्याचार किया था? नहीं। इस प्रकार का उत्तर सुनकर सब देखते रह गए। छदामी एकदम घबरा गया, बोला, यह ठीक नहीं कह रही है। पहले बड़ी बहू। थानेदार ने उसे डांट कर चुप करा दिया। अंत तक अनेक बार जिरह करने पर भी वही एक प्रकार का उत्तर मिला। बड़ी बहू की ओर से किसी प्रकार का हमला होना चंदा ने किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया। ऐसी जिद्दी औरत शायद ही कहीं देखने में आती हो। वह तो जी जान से कोशिश करके फांसी के तख्ते की ओर झुकी जा रही है, किसी भी तरह रोके नहीं रुकती। यह कैसा रूठना है। चंदा शायद मन ही मन कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर अपनी जवानी को लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगी, फांसी की रस्सी को गले लगाऊंगी। मेरे इस जन्म का आखिरी बंधन उसी के साथ है। बंदिनी होकर चंदा फिर परिचित गांव के रास्ते से, जगन्नाथ जी के शिवालय के पास से, बीच बाजार से, घाट के तट से, मजूमदारों के घर के सामने से, डाक खाना और स्कूल के बगल से, सभी परिचित लोगों की आंखों के सामने से कलंक का दाग माथे पर लगाकर सदैव के लिए घर छोड़कर चली गई। गांव के बालकों का एक झुंड पीछे पीछे चला आ रहा था और गांव की औरतें, उसकी सखी सहेलियां, कोई घूंघट की सेंध में से, कोई दरवाजे की बगल में से और कोई वृक्ष की ओट में से सिपाहियों से घिरी चंदा को जाती देख लज्जा से, घृणा से और भय से रोमांचित हो उठी। डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने चंदा ने अपना ही दोष स्वीकार किया और दुर्घटना से पहले बड़ी बहू ने उस पर किसी प्रकार की ज्यादती या जुल्म किया था, यह बात उसके मुंह से किसी प्रकार निकली ही नहीं। पर छदामी उस दिन गवाह के कचहरी पहुंचते ही रो दिया और हाथ जोड़कर बोला, दुहाई है हुजूर, मेरी बहू का कोई कसूर नहीं। हाकिम ने रूबीले स्वर से उसे रोककर प्रश्न करना शुरू किया। उसने एक एक करके सारी की सारी वारदात कह सुनाई, पर हाकिम ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। कारण गांव के चौधरी रामलोचन ने गवाह रूप में कहा, खून होने के थोड़ी देर बाद मैं इनके घर पहुंचा था। गवाह छदामी ने सब बातें कबूल करके मेरे पैरों में गिरकर कहा था कि बहू को किस प्रकार बचाऊं, कोई सलाह दीजिए। गवाह ने मुझसे कहा कि मैं यदि कहूं कि मेरे बड़े भाई ने खाने को मांगा था सो उसने दिया नहीं। इस पर गुस्से में आकर भाई ने अपनी घरवाली पर हंसिया का वार किया, जिससे उसने उसी समय दम तोड़ दिया, तो वह बच जाएगा। मैंने कहा, खबरदार हरामजादे, अदालत में एक कथन भी झूठ का न बोलना, इससे बढ़कर महापाप और नहीं है। रामलोचन ने पहले चंदा को बचाने के लिए बहुत सी बातें बना ली थी, किंतु जब देखा
कि चंदा खुद ही अड़कर फंस रही है, तब सोचा कि कहीं मुझे ही झूठे जुर्म की गवाही में ना फंसना पड़े। इससे जितना जानता हूं उतना ही कहना अच्छा है। यह सोचकर उन्होंने उतना ही कहा और उस कहने में किसी प्रकार की कोई कसर उठाकर न रखी। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने केस को सेशन के सुपुर्द कर दिया। इस बीच में खेती बाड़ी, हाट बाजार, रोना हंसना आदि संसार के सभी काम चलने लगे। पहले के समान सारे धान के खेतों में सावन के मेघ बरस उठे। पुलिस मुलजिम और गवाहों को लेकर सेशन जज की अदालत में पहुंची। इजलास लगा हुआ था। बहुत से लोग अपने अपने मुकदमे की पेशी की इंतजारी में बैठे थे। कोई मुकदमा चल रहा था। छदामी ने खिड़की में से झांककर रोजमर्रा की इस आकुल व्याकुल दुनिया को एक नजर से देखा। सब कुछ उसे सपना मालूम हुआ। अदालत के अहाते के भीतर के वटवृक्ष पर से एक कोयल कूक उठी। अपनी इस पेशी पर चंदा से झुंझलाकर जज ने कहा, तुम जिस दोष को अपने सिर पर ले रही हो उसकी सजा जानती हो, क्या है? चंदा ने कहा, नहीं। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, फांसी यानी मौत। उसे सुनते ही चंदा के होश उड़ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे यही सजा दो। मुझसे अब दुनिया की कई बातें सही नहीं जाती। जब छदामी को अदालत में पेश किया गया तो चंदा ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। जज ने पूछा, गवाह की ओर देखकर बताओ, यह तुम्हारा कौन लगता है? चंदा ने अपने मुंह को हाथों से ढककर कहा, यह मेरा घर वाला है साहब। जज, तुम्हें यह चाहता है? चंदा, बहुत ज्यादा हुजूर। जज, तुम उसे नहीं चाहती क्या? चंदा, बहुत ज्यादा चाहती हूँ हुजूर। तभी छदामी ने बीच में ही कहा, हुजूर, खून तो मैंने किया है। जज ने प्रश्न किया, क्यों? छदामी ने कहा, खाने को मांगा था सो उसने दिया नहीं। दम्मी जब गवाही देने आया बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने कहा, हुजूर, खून तो मैंने किया है। क्यों? भात मांगा था सो उसने दिया ही नहीं। बहुत जिरह और गवाहों के बयान के बाद जज ने साफ साफ समझ लिया कि घर की बहू को फांसी से बचाने के लिए दोनों भाई अपराध स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन चंदा थाने से लेकर सेशन अदालत तक एक ही बात बराबर कहती आ रही थी। उसकी बात में तनिक भी कहीं अंतर नहीं पड़ा। दो वकीलों ने स्वतः प्रवृत्त होकर उसे फांसी के फंदे से बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। जिस दिन तनिक सी आयु में एक काली काली छोटी मोटी लड़की अपना गोल मोल चेहरा लिए गुड्डा गुड़िया फेंककर अपने माता पिता का संग छोड़कर ससुराल आई थी, उस दिन रात को शुभ लग्न के वक्त आज दिन की कौन सोच सकता था। उसके पिता ने अंतिम समय में यह कहा था कि खैर कुछ भी हो, मेरी लड़की तो ठीक ठिकाने से लग गई। फांसी के पूर्व जेलखाने में सिविल सर्जन ने चंदा से पूछा, किसी को देखने की इच्छा हो तो बोलो। चंदा ने उत्तर दिया, बस एक बार अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। सिविल सर्जन ने पुनः कहा, तुम्हारा घरवाला तुमसे मिलना चाहता है, उसे बुलवा लिया जाए। चंदा ने उद्विग्न होकर कहा, उसे मौत भी नहीं आई। दोस्तों, अब चलती हूँ, फिर उपस्थित होंगी ऐसी ही अन्य कहानियों उपन्यासों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और संवेदनशील रहें। नमस्कार।